नहीं, जैसे ही सिम्टम आए डॉक्टर आपको एडवाइस करे कोई टेस्ट करवाने के लिए, तो मैं लोगों को यही समझाना चाहूँगा। हमें ये लगता है कि डॉक्टर ऐसे लिख देते हैं टेस्ट, क्या करवाना है अवॉइड कर देते हैं। मेरे से भी हो गई, इग्नोर हो गई, बाद में पता लगा जब हाथ से निकल चुका था। हाँ, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी आपको चांस मिला है। बिल्कुल, ये दूसरा जीवन है, सेकंड इनिंग्स ऑफ माय लाइफ। डॉक्टर साहब ने मुझे ये कह दिया था कि अगर आप नहीं ट्रांसप्लांट कराएंगे तो आप 6 महीने से ज़्यादा नहीं जीवन जी पाएंगे। तो भारत सरकार बहुत बढ़िया प्रोग्राम चला रही है। नोटो एक भारत सरकार की ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गन ट्रांसप्लांट की। 2014 में एक हमारे यहाँ पे मोहन फाउंडेशन करके ऑर्गन डोनेशन की ऑर्गेनाइजेशन है, तो मैंने उसमें अपने अंग प्लेज किए कि मैं मेरे बनने के बाद मेरे ये अंग लोगों को डोनेट किए जाएं। तो सबसे पहले एक मैसेज देना चाहूँगा हर मध्यम वर्गीय परिवार को, अपने डे टू डे एक्सपेंसेस में मेडिक्लेम का खर्चा जोड़ लेना चाहिए, चाहे उसे कोई और खर्चे की कटौती करनी पड़े। कि हमारे देश का हेल्थ केयर सिस्टम अव्वल दर्जे का है, जिसको मैं बोलूँगा नंबर 1 है। 25% लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास फंड्स नहीं होते, फिर 25% लोगों का ऑर्गन अरेंज नहीं होता, डोनर नहीं मिलता। जब मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था कि आप हिंदू धर्म में वाइफ को अर्धांगिनी बोला जाता है, तो अब उन्होंने यही बोला था कि अब ये सही माने में आपकी अर्धांगिनी, क्योंकि आधा अंग इन्होंने अपना आपको दे दिया। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। जी हाँ दोस्तों, यही जिंदगी अगर किसी और के काम आ जाए, अंगदान से किसी को नई धड़कन दे जाए, तो वाकई हम कह सकते हैं कि जिंदगी की ये धड़कन न जाने कितनी सांसों की कहानी बन जाती है। अंगदान यानी ऑर्गन डोनेशन, विच इज द हार्ट बीट ऑफ ह्यूमैनिटी। नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय व्यूअर्स। मैं हूँ आरजे प्रियंका वर्मा, और आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे उस जर्नी के बारे में जो सिर्फ सर्जरी तक सीमित नहीं है, बल्कि वो जिंदगी को नया चांस देती है। जी हाँ, ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जर्नी के बारे में बात कर रही हूँ। लाइव बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसप्लांट के इस एपिसोड में दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिस्टर समीर टुडे जैसे, हु इज एन एंटरप्रेन्योर, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ कैन ग्लोबल ड्रिंक्स प्राइवेट लिमिटेड एंड अ लिवर ट्रांसप्लांट सर्वाइवर। तो चलिए दोस्तों, हम समीर जी का स्वागत करते हैं। नमस्कार समीर जी। नमस्कार प्रियंका जी। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। लीवर ट्रांसप्लांट के बाद इससे अच्छा मैं और क्या हो सकता हूँ। बहुत बिल- अच्छा लग रहा है आज आपने मुझे बुलाया। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वार्म इंट्रोडक्शन। और मैं यही कहूँगा कि पोस्ट लीवर ट्रांसप्लांट में आज जहाँ पे हूँ, यही बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरी। बिल्कुल। इनफैक्ट हम आपको देखकर ये कह सकते हैं कि लीवर ट्रांसप्लांट के बाद इमोशनली, फिजिकली और मेंटली कहीं ना कहीं आप में स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ आप महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल, आप ये माने कि जो प्री और पोस्ट लीवर ट्रांसप्लांट की स्टेज में आज ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो ट्रांसप्लांट से पहले के दिन थे, बहुत हार्श डेज़, बीमारी, रोज़-रोज़ की परेशानियाँ, टेस्ट, हॉस्पिटलाइज़ेशन, और पोस्ट ट्रांसप्लांट इन सब चीज़ों से निजात मिल गया है। इन सब चीज़ों से हमारी दूरियाँ हो गई हैं अब। ठीक है, फ़ॉलो-अप, रेगुलर, ये सब चीज़ें तो हैं, अब पार्ट ऑफ लाइफ़ है। लेकिन बहुत ही अच्छा जीवन जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद मुझे मिला, मैं इसका ये शुक्रगुज़ार हूँ प्रभु का। ईश्वर ने ये कृपा करी है हमारे ऊपर कि दोबारा से मैं इन प्लेटफॉर्म्स पे आ पा रहा हूँ और अपने बिजनेस को रन कर पा रहा हम ये कह सकते हैं कि लाइफ का रिबूट बटन सेट हो गया हूँ। है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। पोस्ट लीवर ट्रांसप्लांट मैंने कभी सोचा नहीं था, और ऑनेस्टली मैं और ज़्यादा एनर्जेटिक और अपने आप को और ज़्यादा मोटिवेटेड फील करता हूँ ट्रांसप्लांट के बाद। क्या बात है। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि वो ऐसे कौन से स्पेसिफिक सिम्टम्स थे जिसकी वजह से आपने मेडिकल कंसल्टेशन लिया कि मुझे अपने शरीर में कुछ चेंजेस लग रहे हैं और मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, डॉक्टर ने क्या डायग्नोस दिया, और कब वो ऐसी कौन सी स्टेज थी जब आपको बताया गया कि आपके लीवर में एक सीरियस प्रॉब्लम है, और क्लिनिकली वो कंडीशन क्या थी? बेसिकली मैं आपको ये बताऊँ, ये हमारे हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं। जी। जैसे मेरे साथ 2-3 साल से कुछ इश्यूज़ हेल्थ से, स्टमक से रिलेटेड चल रहे थे। तो यही है कि गैस हो रही है, इंडाइजेशन है, ये वो, इस तरह से मैं इग्नोर करता रहा। तो एक दिन मेरा बहुत अच्छा सर्कल है डॉक्टर्स के साथ, मेरे मित्र बहुत हैं। तो एक मैं मित्र डॉक्टर हैं, उनके पास गया हुआ था। तो उनके असिस्टेंट ने बोला कि डॉक्टर साहब देखिए, समीर की आँखें बहुत पीली लग रही हैं, ये मुझे लग रहा है इसका एचबी कम है। मतलब बेसिक सी चीज़। तो मैंने कहा क्यों बेवजह की उलझन में डाल रहे हो? तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं सब काम कर रहा हूँ, फैक्ट्री जा रहा हूँ, रोज़ अपने काम जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं सब कुछ कर रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो मित्रता कहें या डॉक्टर साहब की अवेयरनेस कहें, उन्होंने मुझे कहा कि तुरंत एक एचबी का टेस्ट करवा के मुझे शाम को रिपोर्ट लिखो। और मैं भी कैजुअली चला गया। मैंने हीमोग्लोबिन अपना टेस्ट करवाया, तो मेरा
5.6, जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का 14 के आसपास होना। जी। तो 5.6 की जब मैंने टेलीफोन पे रिपोर्ट डॉक्टर साहब को बताई तो उन्होंने बोला कि कुछ ना कुछ चल रहा है। तो फिर मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर कौन गोयल, फिजिशियन हैं, वो जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में हुआ करते थे उस समय। उनके अंडर मैं एडमिट हो गया अगले दिन कि आपकी डिटेल टेस्ट स्टडी करी जाए। तो उनको ऐसा लग रहा था कि बॉडी में कोई, स्टमक में कोई अल्सर होगा जहाँ से ब्लड लॉस हो रहा होगा और वो ठीक हो जाए। तो फिर वो ये एक इनिशियल स्टार्ट था ऐसे। फिर मैं एडमिट हुआ, टेस्ट हुए और टेस्ट आगे आगे टेस्ट होते चले गए। कुछ आगे जो मेरे स्टमक में कुछ इश्यूज ऐसे दिखे उनको, वेरिसिस एक डिजीज होती है जिसमें कि ब्लड लीक हो रहा होता है ब्लड स्टमक में। तो वो ब्लड लीकेज हो रही थी। तो उसका मेन कॉज जो होता है वो लिवर की हार्डनेस होती है, लिवर सिरोसिस जिसको बोलते हैं। तो वहाँ उनको जो है ना डाउट हुआ। फिर सीटी स्कैन हुआ तो उसमें बिल्कुल क्लैरिटी आ गई कि बहुत लिवर बहुत हार्ड है। सिरोसिस सिरोसिस 4th स्टेज ऑफ लिवर डिजीज है। पहले फैटी लिवर होता है, फिर फाइब्रोसिस होता है, फाइब्रोसिस टू फिर सिरोसिस होता है। तो 4th स्टेज पे मतलब मैं शायद इग्नोर करता रहा पहले सिम्टम्स को अपने डे टू डे लाइफ में अपना व्यस्त होने की वजह से। तो 4th स्टेज पे जाके मुझे पता लगा कि लिवर सिरोसिस है, जो कि एक बहुत डेडली डिजीज है। तो इस तरह से फिर वो टेस्ट में डायग्नोज हुआ कि लिवर सिरोसिस है। फिर एक उस डायग्नोज होते ही जीवन कहते हैं ना काया पलट हो गई। मतलब हालांकि मेरी छोटी सिस्टर मोनिका भी एमडी डॉक्टर हैं, पर वो मेरे से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हैं, इसलिए मैं उस समय ये बात उससे छुपा गया। मैं चाह नहीं रहा था कि उसे मैं परेशान करूं। मुझे नहीं लगा था कि इतनी बड़ी मुसीबत है। मुझे ये लग रहा है कि ये मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी गलती रही। अपनी बहन के डॉक्टर होते हुए मुझे उससे ये बात छुपानी नहीं चाहिए थी। जी, बिल्कुल, इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूँगी कि हम कहते हैं कि फ्रेंड्स और फैमिली की कितनी इंपॉर्टेंस है। देखिए, सबसे पहले आपको किसी आपकी अपनी ही नोन ने कहा कि आपकी आँखों में येलोइश आ रहा है। इसका मतलब उन्होंने पहचाना होगा, आप तो इग्नोर करते आ रहे थे। तो कहीं न कहीं फ्रेंड्स और फैमिली का कितना सपोर्ट रहता है। और दूसरा आपने कहा कि पहले फैटी लिवर होता है, ये आपका 4th स्टेज होता है और आज की यूथ में फैटी लिवर बहुत बढ़ता है। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि क्या होता है कि आप आज 10 लोगों का अल्ट्रासाउंड कराएंगे, उसमें से 10 में से 7-8 लोगों में फैटी लीवर निकला है। बिल्कुल। उसको अब इग्नोर कर देते हैं कि लाइफस्टाइल डिजीज है, थोड़ा सा मोटापा, डाइट, जंक फूड, ये सब लोगों की लाइफ में आजकल कॉमन है। तो फैटी लीवर एक बहुत कॉमन सी चीज़ है। जी। लेकिन मैं आज लोगों को अपने एक्सपीरियंस से ये शेयर करना चाहूँगा कि फैटी लीवर जो है उसमें से कुछ परसेंट लोगों को वो फैटी लीवर जो है ना एक डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। पहले फाइब्रोसिस होता है, उसकी एक स्टेज और आगे फिर वो सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है फैटी लीवर। फैटी लीवर जो है मैनेजेबल कंडीशन है। उस समय आप अपनी डाइट, अपने वर्कआउट, ये सब चीज़ों को मैनेज करके उसको रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन जब आप सिरोसिस पे पहुंच जाते हैं, लिवर सिरोसिस पे, तो ये नहीं कंट्रोल होता। और मिसकंसेप्शन ये है कि लोगों को ये लगता है कि लिवर खराब होता है अल्कोहल से। जी, बिल्कुल। तो एक ये चीज़ मैं अपने दर्शकों को ज़रूर बताना चाहूँगा कि लिवर खराब होने के बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं। जैसे सबसे पहला तो मेजर कॉज है अल्कोहल, जो मैंने कभी नहीं पी। जी। और दूसरा सब एक जो ये जिस जिस डिजीज़ से मैं पीड़ित हुआ फैटी लिवर, जो डायबिटीज़ और लाइफस्टाइल या जिसको बोलते हैं मेटाबॉलिक डिजीज़ की वजह से हो जाता है। बिलियरी इश्यूज़ की वजह से हो जाता है। हेपेटाइटिस बी सी एक वायरस आपने सुने होंगे, उनसे भी लिवर डैमेज हो जाता है। तो इस तरह से कई सारे कॉजेज़ हैं। तो हम ये सोचे कि मैं ड्रिंक नहीं करता तो मेरा लिवर तो हमेशा ठीक रहेगा, ऐसा नहीं है। तो मेरे साथ ऐसा ही एक्सपीरियंस रहा जो मैंने कभी सोचा नहीं था। और मैं मेरी वो उस समय डायग्नोज हुआ जब मैं सिरोसिस की कंडीशन पे पहुंच हुआ था, जो एक लाइफ थ्रेटनिंग। वेरी थ्रेटनिंग है। इनफैक्ट तभी कहा जाता है कि एनुअली अपना मेडिकल चेकअप ज़रूर कराएँ। बिल्कुल। और एक मैं आपने बहुत अच्छी बात कही, मैं मेरा बहुत फ्रीक्वेंट मेडिकल टेस्ट कराता था। लीवर एक ऐसा इम्यूनो टॉलरेंट ऑर्गन है, आप इस बात पे हैरान होएंगे सुन के कि अगर हमारा 12.5% या 25% लीवर भी काम कर रहा है ना, तो जो हम डे टू डे अपने लीवर के टेस्ट कराते हैं ना, एलएफटी जिसको बोलते हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल आता है। तो आदमी जज ही नहीं कर पाता खुद से कि भी मैं इतनी बड़ी समस्या में गिर चुका हूँ, क्योंकि मेरा एलएफटी नॉर्मल आता था जब मैं करवाता था। तो इसके लिए कुछ एडवांस टेस्ट होते हैं, फाइब्रोस्कैन, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन वगैरह। लेकिन कोई भी सिम्टम इग्नोर ना करें। जैसे ही सिम्टम आए, डॉक्टर आपको एडवाइस करे कोई टेस्ट करवाने के लिए, तो मैं लोगों को यही समझाना चाहूँगा कि हमें ये लगता है कि डॉक्टर ऐसे लिख देते हैं टेस्ट, क्या करवाना है, अवॉइड कर जाते हैं। तो जो क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन जो एक डॉक्टर की होती है, वो हम और आपकी नहीं होती। तो वो अवॉइड हो जाती हैं चीज़ें। मेरे से भी हो गई, इग्नोर हो गई। तो बाद में पता लगा जब हाथ से निकल चुका था मैं। हाँ, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी आपको चांस मिला है, फिर भी। बिल्कुल, ये दूसरा जीवन है, सेकंड इनिंग्स ऑफ माय लाइफ है। मैं तो इसको दूसरा जीवन ही मानूँगा, क्योंकि जब ट्रांसप्लांट से पहले वो भी समय था, एक डॉक्टर साहब ने मुझे ये कह दिया था कि अगर आप
नहीं ट्रांसप्लांट कराएंगे तो आप 6 महीने से ज़्यादा नहीं जीवन जी पाएंगे। तो ये तुम्हारा दूसरा ही जीवन, नहीं तो मैं ब्लेसिंग्स मानता हूँ। जैसे कि आपने कहा कि डॉक्टर्स ने कहा था कि आप 6 मंथ से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो जब आपको ये डायग्नोज हुआ था कि आपको लिवर सिरोसिस है, तो इंसान जो है वो इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली हर तरह से टूट जाता है, बिखर जाता है, और उसके साथ उसका परिवार भी कहीं ना कहीं उसी एंजाइटी, डिप्रेशन और बहुत सारी ऐसी स्लीपलेस नाइट्स होती है जिसे शायद मैं शब्दों में कह भी नहीं पा रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं कर पा रही हूँ। तो उस तरह से आप लोगों ने कैसे संभाला एक दूसरे को, अपने ये डिसीजन भी ये लिया कि हमें लिवर ट्रांसप्लांट कराना है? मैं जो लिवर ट्रांसप्लांट से पहले की कुछ जर्नी अपनी शेयर करना चाहूँगा, जो कि बहुत टफ रही, और वो सबके साथ आती है। जो एक लिवर सिरोसिस के पेशेंट्स के साथ तो आती ही है, वो अल्कोहलिक हो, नॉन अल्कोहलिक हो, या हेपेटाइटिस की वजह से हो। जब मुझे लिवर सिरोसिस डायग्नोज हुआ, उसके बाद मेरी दुनिया ही बदल गई। एक तो सब जितने भी, जब सबसे बात होती थी कि इसमें बहुत लंबा जीवन नहीं होता, अल्टीमेटली आपको ट्रांसप्लांट पे जाना पड़ेगा, और ट्रांसप्लांट का नाम सुन, ऑर्गन ट्रांसप्लांट का नाम सुनते ही ना पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, आपकी भी और आपके परिवार की भी। पहली बात तो इसमें फंड्स बहुत इन्वॉल्व होते हैं। हालांकि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी स्कीम्स चला रखी हैं, बहुत सारी स्टेट सपोर्ट भी करती हैं, पर फिर भी ये बहुत महंगा ट्रीटमेंट है हमारे हिंदुस्तान में। और अगर बाकी संसार की बात करूं, पूरे विश्व में सबसे सस्ता ट्रीटमेंट इंडिया में ही है। तो फाइनेंशियली एकदम से आदमी ब्रेक हो जाता है उसके अरेंजमेंट्स करने। फिर जब आपको एक ये मालूम हो कि आप एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज से जूझ रहे हैं, कल क्या होगा। और ये एक मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं रोज़ प्लानिंग करता था कि कल सुबह मेरी इससे मीटिंग है। मैं एक व्यापारी में, मैं बिजनेस करता, फैक्ट्री चलाता था, और मैं रोज़ प्लानिंग मेरी कि कल मेरी इससे मीटिंग है, कल मैं उससे जाके मिलूंगा। आप सुबह उठे, आपके मुंह से ब्लीड हो रहा है, आप बजाय कि उस मीटिंग करने के जाने के आप जा रहे हो एंडोस्कोपी कराने हॉस्पिटल में। और ऐसे बहुत ही फ्रीक्वेंट इंसिडेंट्स होते थे, कभी पेन हो गया, कभी कुछ हो गया, आप सीटी स्कैन कराने जा रहे हो, कभी एंडोस्कोपी कराने जा रहे हो, कभी कुछ टेस्ट कराने जा रहे हो, डॉक्टर से मिलने जा रहे हो, मतलब आप बिल्कुल अनप्लान्ड लाइफ हो गई थी। और एक स्टेज ऐसी आ गई थी कि जब मेरे को ये लगने लगा था कि अब मैं ये बिज़नेस नहीं कर पाऊँगा और मुझे इसे वाइंड अप कर देना चाहिए या इसे सेल कर देनी चाहिए। और मैं उस स्टेज पे आ गया था, बिज़नेस काफ़ी कम हो गया क्योंकि मैं डे टू डे इन्वॉल्वमेंट नहीं दे पाता था। बहुत शारीरिक परिस्थितियाँ ऐसी हो गई, बार-बार हॉस्पिटलाइज़ेशन होनी। जैसा कि मैंने बताया आपको, मेरी छोटी सिस्टर मोनिका डॉक्टर हैं, तो उसकी वजह से हॉस्पिटलाइज़ेशन वाला जो पार्ट है ना, वो बहुत ईज़िली मैनेज हो पाया। क्योंकि उसका बड़ा भाई हॉस्पिटल में एडमिट होता था बार-बार, तो उसकी ड्यूटी बन जाती थी और वो बहुत सीरियसली उसको लेके, बहुत डेडिकेटेडली उसने ध्यान किया। तो मेरा वो हॉस्पिटलाइज़ेशन जो फ्रीक्वेंट होती थी, वो पार्ट बहुत ईज़िली मैनेज हो पाया उसकी वजह से। अच्छे और बुरे इस फेज़ में बहुत से अच्छे और बहुत से बुरे लोग मिले। और मैं इस एक बहुत बड़ी बात दर्शकों से कहना चाहूँगा, इस संसार में 90 से 95% लोग अच्छे हैं। हमें याद बुरे लोग रह जाते हैं जो 1-2% हमारे जीवन में आते हैं। मेरे सराउंडिंग्स में बहुत अच्छे लोग थे, मेरे मित्र, उन्होंने मुझे समझाया कि काम बंद नहीं करना, सब ठीक होगा, कॉन्फिडेंस रखो। तो क्योंकि बहुत बड़ी डिजीज़ थी, कॉन्फिडेंस ब्रेक होता है, फैमिली का कॉन्फिडेंस ब्रेक होता है। मेरा एक सिंगल चाइल्ड है, मेरी एक ही डॉटर है, तो वो बहुत बड़ा ड्रामा उसके कॉलेज के, स्कूल के डेज़, उस समय 12th में थी। तो बहुत ऐसा समय होता है जब करियर ओरिएंटेड बहुत कॉम्प्रोमाइज़ेज़ हुए। शी सिक्योर्ड 98% मार्क्स, बहुत अच्छे मार्क्स थे। जो मेरी डॉटर है समायरा, वो उस समय जब मेरे को डिजीज़ डायग्नोज हुआ, 12th क्लास में थी। तो 12th क्लास में उसने बहुत अच्छे मार्क्स 98% सिक्योर करे। लेकिन मेरे हालात उस समय ऐसे हो गए थे, मेरे परिवार के और मेरे, कि जैसे वो ऑप्ट करना चाहती थी किसी दिल्ली से दूर बाहर जाके किसी अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग, नॉन मेडिकल, मेडिकल में। तो मैंने उसको कन्विंस किया कि बेटे मैं नहीं इन हालातों में तुम्हें सपोर्ट कर पाऊँगा, दिल्ली से बाहर मैं चाहता हूँ कि मेरी फैमिली मेरे साथ रहे। कि रोज़ अचानक से ही किसी चीज़ की भी ज़रूरत पड़ जाती थी, तो फिर उसका स्ट्रीम चेंज करा, जो जो ऑप्ट करना चाहती थी वो नहीं कर पाई। तो इस तरह के कॉम्प्रोमाइज़ेज़ हुए लाइफ में। वाइफ़ की दुनिया ही बदल गई, क्योंकि वाइफ़ के लिए तो हस्बैंड बहुत मैटर करता है। तो उस डे टू डे, क्योंकि बार-बार बीमार होना, बार-बार हॉस्पिटल में एडमिट होना, तो इस तरह के सर्कमस्टांसेस रहे। देखो, बार-बार मुँह से ब्लीडिंग हो जाना और इन्फेक्शंस हो जाना। इस समय जब बॉडी की इम्यूनिटी वीक होती है तो फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन हो जाते हैं। अपनी सोशल लाइफ में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया। कोई फंक्शंस में नहीं जाते थे हम, कोई आउटिंग, कोई घूमना, कोई पब्लिक प्लेस पे। मेरी डॉटर का जो वो पीक टाइम था, समायरा पर ने तो ये सब चीज़ें मिस करी, क्योंकि उसका वो जो टीनेज का टाइम होता है घूमने फिरने का, दुनिया को एक्सप्लोर करने का, वो मेरी बीमारी की वजह से घर पे ही रहना पड़ा, हम जा ही नहीं पाते थे।
तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जब आप बीमार, एक घर में एक इंसान के बीमार होने से पूरा परिवार तो आपको मानो में आके बिल्कुल डिस्टर्ब हो ही जाता है। मतलब लाइफ जो है प्रोफेशनल पर्सनल फ्रंट से 360 डिग्री बदल गई। ऐसे में आपके साथ आपका परिवार भी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे मेरी वाइफ शिखा, मेरी छोटी बहन मोनिका और मेरी डॉटर समायरा, उनके जीवन में भी उस समय से उतार चढ़ाव शुरू हो गए। सिस्टर को अपने करियर से रिलेटेड बहुत से काम इग्नोर करने पड़े, समायरा को अपनी स्टडीज़ में बहुत सारी चीज़ें इग्नोर हुई उसकी भी, और वाइफ का हाउस वाइफ होने की वजह से मेरा ध्यान रखना उस पर रुझान हो गया। तो इस तरह से काफ़ी डिस्टर्बेंस हुई। बहुत हिम्मत का काम करा उसने, क्योंकि बहुत बड़ी सर्जरी थी। इसकी बात करूँगा मैं, ट्रांसप्लांट के टाइम में कैसे कैसे सर्कमस्टांसिस आए जिसमें उसने बहुत बोल्ड अपना, और तो अभी क्या है कि हम लोगों के पास फैसिलिटीज इतनी है तो हमें उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं। तो जब सिर पे पड़ती है इंसान के तो अब देखिए सेक्रीफाइस कितना है फैमिली में, कहते हैं कि सेक्रीफाइस होना, अगर वो सेक्रीफाइस करती है, जहाँ आज परिवार बिखर रहे हैं वहाँ आपकी परिवार जो इमोशनल बैकबोन बनकर आपके सामने है यार, ये इंडिया की जो सोसाइटी है या जो इंडिया का कल्चर है या जो हमारी रूट्स हैं, यही हैं कि परिवार में परेशानी आते ही सब एक हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। शायद यही हमारी भारतीय संस्कृति का जो आधार है वो यही है कि परिवार, संयुक्त परिवार जो है वो ऐसे नहीं कहा जाता कि अभी तो लोग जो है बाहर के जो विदेश की जो लोग हैं वो हमारे देश में आते हैं, वो कहते हैं कि फैमिली सिस्टम है आज भी है। तो वो आपके केस में तो देखिए परिवार जो है इमोशनल बैकबोन बन के आया, फ्रेंड्स आपके साथ रहे और आपका पर्सनल प्रोफेशनल फ्रेंड भी कहीं ना कहीं बिखरा लेकिन वो संभाली है। और जैसे कि मैं अभी आपने कहा कि आपने जब लिवर ट्रांसप्लांट जर्नी अपनी शुरू की तो फर्स्ट स्टेप क्या था और उसका जो कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट है वो किस तरह का था, ये जरूर मैं जानना चाहूंगी। और ये कन्विक्शन दिमाग में रहना कि नहीं मुझे लिवर ट्रांसप्लांट कराना है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि हमारे देश में आज भी कई मिथ्स हैं, कई मिसकंसेप्शंस हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स को लेके। हालांकि भारत सरकार जो है वो बहुत सारे अवेयरनेस कैंपेन्स चला रही है ताकि लोगों में जो भ्रांतियां हैं कि मैं अपने जाने के बाद अपना ऑर्गन डोनेट कर दूंगा, अगर मैं कर देता हूँ तो मैं अगले जन्म में शायद जो है वो उस ऑर्गन को ना लेकर पैदा हो। तो बहुत बहुत बड़ा मिथ है, और बहुत सारी रिलीजियस या सेमी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ को चलाती हैं। मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो आप जीवन जो इंसान आपके सामने दिख रहा है, अगले जन्म के बारे में क्या क्या होगा वह कोई देख कर नहीं आया है। तो इस मिथ में बहुत से लोग ऑर्गन डोनेशन को अवॉइड कर जाते हैं, और ये नीड ऑफ द आवर है आज के समय में। एक इंसान, एक ब्रेन डेड इंसान अगर किसी के साथ भगवान ना करे ये मिसहैपनिंग हो जाती है तो 7 जीवन दे सकता है, किडनीज, लीवर, आईज, बहुत सारे ऑर्गन इश्यूज दे सकता है। तो इस तरह से भारत सरकार बहुत बढ़िया प्रोग्राम चला रही है। नोटो एक भारत सरकार की ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गन ट्रांसप्लांट की। तो उसमें क्या है कि इस तरह से अगर किसी के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो कि कौन सा पेशेंट्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, वेटिंग लिस्ट में है, उसको वो ऑर्गन प्रोवाइड कर देते हैं। और मेरे साथ भी ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट, मैं तो भारत सरकार का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे मैंने नोटो में रजिस्टर करा रखा था तो मेरे पास कॉल भी आई कि एक लीवर उपलब्ध है, आप आ जाइए ट्रांसप्लांट के लिए। उस समय मेरी शारीरिक कंडीशन थोड़ी ठीक थी, मैं प्रिपेयर्ड नहीं था, और कोविड था उन दिनों पे। तो मैं इस डर से कि मैं कहीं ठीक होने के लिए जाऊं और कोविड लेके ना आ जाऊं, तो मैं उस चांस को मिस कर दिया मैंने। मेरे पास ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट जो है ना बहुत एफर्ट्स कर रही है, ऑर्गन डोनेशन पे बहुत अवेयरनेस के लिए। ये मिथ तो बिल्कुल मैं इसको इग्नोर करवा के भाई लोगों को बिल्कुल सोचना नहीं चाहिए कि अगले जन्म में आपको ये ऑर्गन मिलेगा नहीं। ये कोई क्लैरिटी संसार में किसी को हुई नहीं आज। और इसके लिए जीवन, और अगर आप मुझे इजाज़त दे तो मैं छोटी सी स्टोरी इसमें शेयर करना चाहूँगा। एक अमेरिकन इंसिडेंट है कि वहाँ पे जो जब किसी की डेथ होती है तो इनवाइट करते हैं कि हमने ग्रेव में उसको दफनाना है। तो एक अमेरिकन ने अपने बहुत ही रिच एक एलीट क्लास का एक इंसान था, उसने अपने आसपास अपने सर्कल में सबको मैसेज भेजा कि एक लव्ड वन मेरा चला गया है, तो उसको मैं अपने कोर्ट यार्ड में दफनाना चाहता हूँ, तो आप लोग इतने बजे ये कार्यक्रम है दफनाने का, तो आप सब आइए। तो एक क्रेन से बहुत बड़ी ग्रेव खोदी जा रही थी। तो सब लोग आपस में बात कर रहे हैं कि कफन के लिए तो छोटी सी स्पेस चाहिए होती है, तो ये इतनी बड़ी ग्रेव के किसके लिए खोद रहा है। तो उसमें क्या हुआ कि उस समय बाद जब लोग सब इकट्ठे हो गए तो एक मेबैक कार, मर्सिडीज का बहुत महंगा ब्रांड है, उस जो क्रेन से उसको दफनाने लगा। तो लोग आपस में बात कर रहे हैं कि पागल है, ये क्या कर रहा है कि कोई गाड़ी दफनाता है क्या।
तो उसने सबको ये डिस्क्राइब करा कि आप मुझे कह रहे हैं कि 2 करोड़ 4 करोड़ की तू गाड़ी क्यों दफना रहा है, ये मैं इसलिए दफना रहा हूँ कि मुझे अगले जन्म में मिलेगी। तो लोग कहने लगे कि ऐसा भी होता है कि अगले जन्म में पागल बन रहा है, तू कैसी बातें कर रहा है। फिर उसने इस बात को क्लैरिफाई किया कि जो हमारे अंग हैं, जो बहुमूल्य हैं, ये तो करोड़ों में इसकी तो कीमत है, अंग तो इनकी कोई कीमत ही नहीं है, बहुमूल्य अंग हैं, उनको हम दफन कर देते हैं या जला देते हैं, तो ये तो क्या चीज़ है। तो ये मिथ एक तोड़ने की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ये मिट्टी हो जाना है ये शरीर, और किसी का जीवन बच जाए, और आपके किसी के लव्ड वन के अंग से किसी का जीवन चल रहा है, तो आप उसे देखकर अपने आप को कितना गर्वित महसूस करेंगे। जी, वैसे भी कहते हैं कि हम अगले जन्म में अपने साथ अपनी आत्मा अपना कर्म ले जा रहे हैं, बाकी सब कुछ तो पीछे छूट जाता है। तो ये जो मिसकंसेप्शंस हैं इसे दूर करना चाहिए, और हमारे सामने एक एग्जाम्पल हमारे सामने है। बहुत ज़रूरी है ये अंगदान के लिए, भारत सरकार बहुत एफर्ट कर रही है। हम आम लोगों को भी जो मैं यही अपनी तरफ से एक प्रेरणा दूंगा कि अंगदान करने के लिए प्रेरित करें। मैं अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस बनाता हूँ। 2014 में एक हमारे यहाँ पे मोहन फाउंडेशन करके ऑर्गन डोनेशन की ऑर्गेनाइजेशन है, तो मैंने उसमें अपने अंग प्लेज किए कि मैं मेरे बनने के बाद मेरे ये अंग लोगों को डोनेट किए जाएं, और मुझे क्या पता था कि मुझे ही ज़रूरत पड़ जाएगी। तो ये इतना अनप्रडिक्टेबल जो है जीवन है कि मैं 2014 में अपने अंग प्लेज कर रहा हूँ कि लोगों के काम आए, जी, और 2018 में मैं ऐसे डिजीज से जूझ रहा हूँ कि मुझे ही अंग की ज़रूरत पड़ गई। तभी कहते हैं कि लाइफ इज अनप्रडिक्टेबल, कुछ भी हो जाता है। तो इसलिए मेंटली जैसी ना, अब ये जो मेंटली स्ट्रांग है ना, कि ये जो सारा फेज है, ये दोबारा से मेरा सवाल क्योंकि ये आपके पास आ रहा है कि इस समय आपकी कोप अप जो स्ट्रेटजीज थी, कि अगर कोई स्ट्रेस आ रहा है, क्योंकि जैसे हम नगारी जब सुबह उठते थे आपको ब्लीडिंग होती थी, कभी आपके पेट में पानी नहीं भर जाता था, उसके लिए एकदम से आपका हॉस्पिटलाइजेशन होता था। तो ऐसे में किस तरह से मानसिक रूप से आप अपने आप को स्ट्रांग रखते थे, ये जानना। और आपके परिवार में भी किस तरह की कोई काउंसलिंग की गई, कोई मेडिकल काउंसलिंग की गई, साइकोलॉजिकल कुछ जो मैकेनिज्म होते हैं, कोमन मैकेनिज्म, किस तरह से दिए गए? देखो, मैं एक छोटी सी बात ये बताना चाहूँगा कि जब कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज किसी के सामने आ जाती है, तो मजबूत से मजबूत इंसान, अच्छा आदमी भी टूट जाता है, और मैं भी उन्हीं में से हूँ। मैं अपने व्यापार को लेके, अपने परिवार को लेके बहुत इनसिक्योर हो गया था। मैं क्या कर दूं कि मेरे जाने के बाद मेरा परिवार सिक्योर रहे, मेरी बेटी, मेरी वाइफ, उनकी सिक्योरिटी के लिए बहुत वरीड था। क्योंकि रोज़ परेशानी, रोज़ हॉस्पिटलाइजेशन, कभी आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन होना है, कभी आपको एल्बुमिन प्रोटीन जिसको बोलते हैं उसका ट्रांसफ्यूजन होना है, बार बार कम हो जाना, कभी आपको पेट में पानी हो रहा है उसको निकालना है, टेस्ट करना है। तो ऐसे में मैं बताऊँ, जैसे मेरी वाइफ और मेरी डॉटर ने तो मतलब मेरे कंधों के रूप में सदैव मेरे साथ रहते। ऐसे में मेरी छोटी बहन डॉक्टर मोनिका जो है वो मेरे हृदय और मस्तिष्क का काम करती रही, मेरे ट्रीटमेंट से रिलेटेड डिसीजंस लेना, उस चूँकि वो हॉस्पिटल में डॉक्टर है, सीनियर कंसल्टेंट है, अपने कोलीग्स से डिस्कस करना, विभिन्न सेंटर्स में मेरी रिपोर्टें भेजना, सारी जिम्मेवारी उसने ली। उसी के डॉक्टर रहे उसी के हॉस्पिटल में। एक डॉक्टर तरुण कुमार गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट हैं, उनसे डे टू डे मेरी जो स्टेज होती थी उसको डिस्कस करना। उन्हें हम दिन रात परेशान करते रहते थे, जब भी हल्की सी परेशानी फील होनी, तुरंत डॉक्टर तरुण को फ़ोन करो, तुरंत डॉक्टर तरुण को फ़ोन करो। इस तरह से मतलब डे टू डे बहुत चीज़ें वो मैनेज कर पाई। हालांकि वो खुद भी बहुत बार टूट जाती थी, मेरे चेहरे पे या मेरे सामने उसने मुझे ये अंदेशा नहीं होने दिया। एक बहुत बड़ी बात मैं ये कहूँ कि शायद मैं लिवर ट्रांसप्लांट के लिए तैयार ना हो पाता, परंतु उसका प्यार, उसकी डेडिकेशन, उसकी मेहनत, उसने धीरे धीरे मुझे साइकोलॉजिकली प्रिपेयर कर दिया इतने बड़े डिसीजन के लिए। उसकी मेहनत इसमें बहुत, मैं उसका योगदान रहूँगा, मैं ये कहूँगा। इनफैक्ट मेरी जो वाइफ और सिस्टर हैं ये दोनों ही बहुत रिलीजियस हैं। मेरी वाइफ का तो एक ही कहना होता था, मुझे अपने भगवान पे भरोसा है, आपको कुछ हो ही नहीं सकता। वो तो बहुत डेडिकेटेडली रिलीजियस लेडी है और फॉलो करती है। और वो उसको, चूँकि मैं बहुत बीमार था, उससे सदैव मेरे साथ रहना पड़ता था। और जो मेरी छोटी सिस्टर मोनिका है उसका भगवान पर अटूट विश्वास था, उसने काफ़ी मंदिरों में मन्नत मानी और बहुत बहुत जगह गई। और इससे ज़्यादा क्या मैं बताऊं आपको, मेरे ट्रांसप्लांट से कुछ ही दिन पहले बहुत मन भारी करके, क्योंकि वो छोड़ के नहीं जाना चाह रही थी, लेकिन वो अपनी एक प्रिय मित्रा के साथ वहाँ गई, वैष्णो देवी माता के दरबार पे मेरे लिए, ठीक से कि मैं अपने आप को रिकवर कर पाऊँ, यह मुझे माता से अपनी अर्जी लगाने के लिए गई। तो इस तरह से परिवार का, अपने भाई बहन और बीवी बच्चों का सहयोग रहा, जो मुझे लगता है कि मैं इस समस्या से निकल पाया। जैसे कि आपने कहा कि आपकी जो वाइफ हैं मिसेस शिखा कुटेजा, और आपकी बेटी समारा, और आपकी जो सिस्टर हैं डॉक्टर मोनिका,
कहीं न कहीं फैमिली और फ्रेंड्स आपकी लाइफ में इमोशनल बैकबोन बनकर आए और ये फिर से बढ़िए कि जहाँ समाज और रिश्तों में बिखर रहा है, रिश्ते बिखर रहे हैं, समाज में होते हैं, तो वहाँ आपके जो परिवार, आपके जो फ्रेंड्स हैं, वो कहीं न कहीं एक एग्ज़ाम्पल है, एक इंस्पायरिंग स्टोरी भी है ये। मेरे मित्र बहुत मेरे परम मित्र हैं श्री सुनील मित्तल जी। वो उनकी पत्नी, उनके बच्चे, जो मुझे बड़े पापा मेरे चाचू मुझे बुलाते हैं। और मेरे एक और परम मित्र हैं श्री पुनीत बुडानी, उनकी पत्नी और उनके बच्चे वो मुझे बड़े पापा एड्रेस करते हैं। ये मेरे क्लोज़ फ्रेंड थे। एक श्री पंकज वर्मा जी मेरे प्रोफ़ेशनल मित्र हैं, उन्होंने मेरा व्यापार भी मेरी एब्सेंस में पूरा सँभाला। और जो ये मैं जिन 2 मित्रों के नाम लिए, उनके पूरे परिवार ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, काउंसल किया और मेरी ज़रूरत के समय वो हर समय साथ रहे। इवन बच्चों तक ने मेरे दोनों जो परम मित्र जिनका मैंने नाम लिया, उनके बच्चों ने बहुत प्रेयर्स करी मेरे लिए। तो मैं तो आभारी रहूँगा उन सबका हमेशा। बिल्कुल। समी जी, अक्सर ये देखा जाता है जब कोई पेशेंट जो है उसे क्रॉनिक डिजीज़ डायग्नोस होता है, तो अगर वो फाइनेंशियली कैपेबल है, तो वो बाहर चला जाता है, विदेश चला जाता है अपने ट्रीटमेंट के लिए। ऐसे में आपने अपना देश भारत ही क्यों चुना लीवर ट्रांसप्लांट्स के लिए? और फाइनेंशियली किस तरह आपको इम्पैक्ट किया? क्या कोई बर्डन महसूस हुआ? क्या ट्रीटमेंट बहुत महँगा था? और आपने जिस तरह से जिस सिस्टम है ऑर्गन ट्रांसप्लांट का उसको क्लोज़ली मॉनिटर किया है, तो भारत सरकार ने किस तरह की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दे रखी हैं जो इल्लीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है उसे रोकने के लिए? क्या आपने कुछ देखा कि हाँ, हमारी भारत सरकार कुछ खास कर रही है इस और? मैं आपको अपना अब मैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जर्नी की तरफ चल रहा हूँ, तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो बाय ग्रेस ऑफ गॉड मैं कैपेबल था अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो सबसे पहले एक मैसेज देना चाहूँगा हर मध्यम वर्गीय परिवार को, अपने डे टू डे एक्सपेंसेस में मेडिक्लेम का खर्चा जोड़ लेना चाहिए, चाहे उसे कोई और खर्चे की कटौती करनी पड़े। क्योंकि आज के समय में इलाज बहुत महँगे हैं, छोटी से छोटी परेशानी में भी लाखों रुपया लगता है। तो मेडिक्लेम होना बहुत ज़रूरी है, जिसने मेरा मेडिक्लेम कवर्ड था, जिसकी वजह से मुझे एक सहारा मिला अपने ट्रीटमेंट में। ऑल्दो मैं कैपेबल था, हमने फ़ॉरेन का भी सोचा, हमने सिंगापुर की प्लानिंग करी, हमने साउथ इंडिया की भी प्लानिंग करी। मैं एक लोगों को बहुत बड़ी नॉलेज के लिए एक इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा उनकी नॉलेज के लिए, कि हमारे देश का हेल्थ केयर सिस्टम अव्वल दर्जे का है, जिसको मैं बोलूँगा नंबर 1 है। अगर आप कॉस्ट की बात करें, हालाँकि हमारे लिए मध्यम वर्गीय लोगों के लिए महँगा लगता है, लेकिन अगर विदेशों में बात करें, मैं एक हेल्थ केयर सपोर्ट ग्रुप भी चलाता हूँ। मैं देखता हूँ वहाँ पे लोगों को 6-6 महीने प्लास्टर कराने के लिए छोटी-छोटी चीज़ों के लिए अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती है। यहाँ पर आपकी सेवा में बड़े से बड़े डॉक्टर, बड़े से बड़े हॉस्पिटल 24 घंटे उपलब्ध हैं। और हेल्थ केयर सिस्टम यहाँ का कैपेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स मैं आपको अभी आने वाले उसमें आगे बताना चाहूँगा कि कैसे-कैसे मैंने डॉक्टरों से इंटरेक्शन हुई। जैसे ड्यूरिंग सिरोसिस की मैं अगर बात करूँ, तो मेरा ट्रीटमेंट हुआ डॉक्टर एस के आचार्य पद्मश्री डॉक्टर हैं हमारे, बहुत ही हम्बल, बहुत ही जेन्युइन डॉक्टर। जब मैं उनके पास पहली बार ही गया, उन्होंने बोला कि तू यंग लड़का मेरे पास आया, क्योंकि उस समय मेरी एज कम 44 के आसपास थी, कि मैं तुझे ऐसे तो नहीं जाने दे सकता अपने हाथ से, मैं तेरी मैक्सिमम हेल्प करूँगा, तूने देश के लिए बहुत कुछ करना है। तो ये सोच है हमारे देश की डॉक्टर्स की, तो मैं यही बताना चाहूँगा। तो वो सिरोसिस की जर्नी में मेरे को अच्छे-अच्छे डॉक्टर्स ने बहुत सपोर्ट करा। हमारा हेल्थ केयर सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर जब हम ट्रांसप्लांट के लिए पहुँचे, अब मैं डिस्क्लोज़ करना चाहूँगा, मेरा ट्रांसप्लांट जो हुआ मैक्स हॉस्पिटल साकेत दिल्ली में, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वहाँ पे हुआ। डॉक्टर सुभाष गुप्ता वहाँ पे एक सीएलबीएस करके लिवर ट्रांसप्लांट की ऑर्गेनाइजेशन है, सेंटर फॉर लिवर एंड बिलियरी सर्जरीज़। वो डॉक्टर सुभाष गुप्ता उनके हेड हैं, और जो लिवर ट्रांसप्लांट के सीनियर सर्जन हैं हमारे दिल्ली में। डॉक्टर सुभाष गुप्ता की मैं अगर बात करूँ, तो वो जब लिवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम इंडिया में आया था, जो पहले 2-3 डॉक्टर्स उनमें वो सम्मिलित थे, और बहुत ही एक्सपीरियंस, बहुत ही हम्बल, मेरे को तो दूसरा, मेरे लिए तो भगवान का रूप है, दूसरा जीवन हो गया। और उनकी टीम के डॉक्टर बहुत ही बेहतरीन, सब बहुत अच्छे डॉक्टर्स रहे। तो हमारे यहाँ पे जो डॉक्टर्स की कैपेबिलिटी है या सिस्टम है, मैं ये कहूँगा एक मतलब बेहतरीन जिसको बोलूँगा मैं, अव्वल दर्जे का हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है। मेरा एक्सपीरियंस ट्रांसप्लांट का बहुत बेहतरीन रहा। तो जब मैं डॉक्टर सुवार तब से मेरी सिस्टर जो डॉक्टर हैं, हम दोनों मिलने गए, तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि अभी आपको ट्रांसप्लांट करा लेना चाहिए, क्योंकि सीपम पेट में पानी हो रहा था। बिलिरुबिन जो एक इसका मार्कर होता है वो बढ़ रहा था, जिसको हम इलिया भी बोलते हैं। तो डॉक्टर गुप्ता का ये कहना था कि आपको करा लेना चाहिए, नहीं तो 6 महीने से ज़्यादा जीवन नहीं चल पाएगा। तो फिर सिस्टर और मैंने मिलके फिर धरा के डिस्कस किया,
मेरी वाइफ शिखा और समायरा, हम लोग एक बार तो बहुत घबरा गए थे, थोड़ा सा इमोशनल ब्रेकडाउन भी हुआ सबका। पूरा बहुत ख़राब गई कि अभी वीजे ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, लेकिन फिर अपने आप को मजबूत किया। मेरे मित्रों ने, मेरे परिवार ने, मेरी बहन, मेरे वाइफ, मेरी सिस्टर, मेरी बेटी और मेरे मित्र जो मैं जिनका नाम ले रहा था, उन सब ने मुझे मोटिवेट किया कि अब पीछे नहीं मुड़ के देखना है। तो फिर हमने ट्रांसप्लांट के लिए डिसाइड किया। फिर हमने डॉक्टर सुभाष गुप्ता को, जैसे मैंने बताया, कि ऑप्ट किया। बहुत ही बेहतरीन मेरा एक्सपीरियंस रहा। उन्होंने एक परिवार के मेंबर, परिवार के सदस्य की तरह, वो हर पेशेंट के साथ ही ऐसे, मुझे मुझे ऐसा लगता था कि मेरे साथ कितना अच्छा व्यवहार करता है, लेकिन वो डॉक्टर सबके साथ ही ऐसा उनका। अभी हम डॉक्टर्स को कहते हैं कि नेक्स्ट टू गॉड है। बिल्कुल, मैं तो जब भी उनको भगवान की तरह ही मानता हूँ। जो मैं मुझे दूसरा जीवन दिया, पहला जीवन प्रभु ने दिया, दूसरा जीवन प्रभु ने दिया, उनके हाथों से वो बना। रलिया और बने जैसे डॉक्टर मोनिका आपने बताया नहीं। और उनकी टीम में बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स है। इनकी टीम के एक डॉक्टर राजगोपालाचार्य, उन्होंने बहुत सहयोग किया। अभी तक मैं उनसे संपर्क में रहता हूँ पोस्ट ट्रांसप्लांट। मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मैं हॉस्पिटल के बेड पे था ट्रांसप्लांट से पहले। बड़ा ना एक रिगरस प्रोसेस है, टेस्ट होते हैं बहुत सारे, डोनर के टेस्ट होते हैं, रिसिपिएंट के टेस्ट होते हैं कि सब चीज़ें मैच हो रही हैं। ये ट्रांसप्लांट के लिए आइडियल है कि नहीं। हम इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, इतनी बड़ी सर्जरी के लिए प्लान कर रहे हैं, कल को वो कामयाब ही ना हो, तो उसके लिए मैंने बहुत सारी स्टडी और टेस्ट होते हैं। उसके लिए मैं एडमिट हुआ था, तो डॉक्टर राजगोपाल मेरे कुछ डिटेल्स नोट करने के लिए आए। तो मैंने उनको अपना प्रश्न एक लेमैन की तरह पूछ दिया कि डॉक्टर साहब, मैं बच तो जाऊँगा? तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि आप तो 75% जंग जीत के आए हो। मैंने, कैसे? तो बोले 25% लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास फंड्स नहीं होते, वो अपना ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर पाते, तो आप प्रभु की कृपा से वो कर पा रहे हो। फिर 25% लोगों का ऑर्गन अरेंज नहीं होता, डोनर नहीं मिलता, तो आपके पास वो भी अरेंजमेंट हो गया है। फिर 25% लोग गलत जगहों पे पहुंच जाते हैं। टाउट्स का सिस्टम है, जो गलत, जो कैपेबल जगह पे नहीं होते, जहाँ डॉक्टर्स कैपेबल होते, तो आप ठीक जगह पे पहुंच गए, तो 75% तो आप जीत गए हो। आपको सिर्फ सर्जरी ही करानी है। तो मैंने मन में सोचा यही तो सबसे बड़ी चीज़ है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा मुझे बूस्ट किया है। डॉक्टर गुप्ता भी जब भी मेरे को राउंड पे सुबह शाम आते थे, हमेशा मोटिवेट करके जाना। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हालांकि बीमारी कोई अच्छी नहीं होती, लेकिन जब आप किसी बीमारी से लड़के जीत के बाहर निकलते हैं, तो उन सबका सहयोग और उन सबकी गाइडेंस बहुत। ये तो सही काउंसलिंग है। वो कहते हैं ना, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। मन जो है ना, मैं एक छोटी सी स्टोरी इसमें शेयर करूंगा कि एक अमेरिका में एक स्टडी हुई थी कि एक, किसी को लाइफ सेंटेंस, ऐसा जिस सुनी और पढ़ी हुई बातों में से मैं शेयर कर रहा हूँ। तो एक आदमी को बोला कि तेरे ऊपर स्टडी करनी है कि तेरे को कल फांसी होनी है, तो तेरे कमरे में छोड़ेंगे जिसमें एक जहरीला सांप होगा। इस सांप के जहर से कितनी देर में मरता है, तूने मरना तो कल है ही। तो ऐसा कहा जाता है कि उसको ना एक पिन चुबा दी गई, सांप से नहीं कटवाया गया, और वो आदमी मर गया। और जब उसका पोस्टमार्टम हुआ, उसमें वही जहर उसकी बॉडी में पाया गया जो उस सांप के डसने से, जबकि सांप ने उसे डसा ही नहीं। तो हमारा जो ब्रेन है ना, वो इतनी स्ट्रांग ऑर्गन है कि वो नेगेटिव सोचेगा तो आपको एक्सट्रीम तक नेगेटिव। अब उसने कई दिनों से उसको बता रखा था इस सांप के कटने से तेरी मौत होनी, तो उसने वो जहर अपने आप में प्रिपेयर कर लिया। तो माइंड सेट जो है ना, मैं ये बोलूँगा, कोई भी बीमार व्यक्ति आधा ठीक अपने आप को तभी कर सकता है जब उसकी विल पावर स्ट्रांग हो, उसको स्ट्रांग रहना है। बिल्कुल, तो मानसिक रूप से आपको बहुत स्ट्रांग रहना है, चाहे लाइफ में कितनी भी चैलेंज होता है। और तभी जैसे कि कहा ना आपने कि आपको जैसे डॉक्टर्स ने कितना पॉजिटिव मोटिवेशन आपको दिया। बहुत रिगरस प्रोसेस है, हमारे देश के कानून हैं, बहुत ज़रूरी भी हैं। अब जैसे उस समय क्या होता है कि एक सरकारी अफसर के सामने वीडियो रिकॉर्डेड आपका इंटरव्यू होता है, आपकी वाइफ का, आपके बच्चे का, कि वाकई में ये पति पत्नी है, ये ऑर्गन डोनेट करने के लिए आए हैं। मैं अब रिवील कर दूं कि मेरी वाइफ ने डोनेट किया था ये ऑर्गन मेरे को, उन्होंने मेरे को दूसरा जीवन दिया। तो जब डिसाइड हुआ कि मेरी पत्नी जो, ये लीवर का एक अपना हिस्सा, लीवर एक ऐसा एक इकलौता एक ऐसा ऑर्गन है जो आधा काट के अगर दूसरे रेसिपिएंट के शरीर में लगा दिया जाता है, तो जो जिसने डोनेट किया होता है उसका लीवर भी पूरा बन जाता है, और जिसको आधा लीवर लगाया जाता है वो भी दोबारा से यानी लीवर का थोड़ा सा हिस्सा जो है हाउ डोनेट किया था। लगभग आधे के करीब हिस्सा अब लगाया जाता है। तो वाइस ने ये डिसीजन लिया था कि, और डॉक्टर साहब ने पूछा भी, आपने आप श्योर हो आपने देना है? तो उन्होंने बोला कि मेरे को अपने हस्बैंड को सही करना है, मुझे क्यों नहीं देना है। देखिए, तो वो इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि आप प्रिपेयर्ड हो
उनके मेरी वाइफ की फैमिली मेम्बर से ही बात की गई कि कोई प्रेशर तो नहीं है इसका। ये कानून है हिंदुस्तान का। उस समय मुझे मुश्किलें लग रही थी, लेकिन बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऑर्गन ट्रैफिकिंग और ये सब मिसयूज़ चीज़ें आती हैं उसके लिए। तो मेरी डॉटर का भी इंटरव्यू हुआ था, वो प्रोसेस है, फाइल लीगल जो ज़रूरी हैं मेरे हिसाब से। प्रोटोकॉल से फॉलो किए वो वो पूरे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए गए, उन्होंने पूरा सपोर्ट करा कैसे चीज़ें ऑर्गेनाइज। अब जैसे कि आपने कहा कि मिसेस शिखा टुडेजा जो आपकी वाइफ हैं, उन्होंने अपना लीवर जो है उसका एक पीस आपको डोनेट किया था। तो मैं ये कहना चाहूँगी जहाँ आज के टाइम में, आज के सिनेरियो में मैरिजेस की जो कंडीशन है वो हम देख रहे हैं, मैरिजेस जो है वो टूट रही है, वो कहीं ना कहीं आपकी जो मैरिज है वो एग्जाम्पल है कि एक वाइफ ने अपना जो लीवर है कहीं ना कहीं वो आपको दिया, डोनेट किया। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, इसमें मेरे मित्र ने ये बात बोली थी जब मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था कि आप हिंदू धर्म में वाइफ को अर्धांगिनी बोला जाता है। तो अब उन्होंने यही बोला था कि अब ये सही माने में आपकी अर्धांगिनी, क्योंकि आधा अंग इन्होंने अपना आपको दे दिया, तो अर्धांगिनी इसीलिए बोला जाता है। तो वो अर्धांगिनी का उन्होंने फर्ज निभाया और आज मैं आपके सामने अल्लाह चंगा हूँ। और आप दोनों ने एक दूसरे को कहते हैं ना कि संभाला, क्योंकि आपने जैसे कहा कि आपने उनको फाइनेंशियली भी आपको ही लगा कि अगर आप जीवित यही पर्सन कुछ ऐसा होता है तो आपने उनको फाइनेंशियली काफी स्ट्रॉन्ग किया। मैंने अपनी तरफ से जो बेस्ट स्टेप्स, मैं सबको ये भी एक मेरी सलाह है लोगों से, बिल्कुल इन सब चीज़ों में नहीं सोचना चाहिए कि मैं अजर अमर हूँ। जब मुझे ये लगा कि मैं एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ से जूझ रहा हूँ, तो मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, लीगल, बैंकिंग, ये सब बिल्कुल प्रोसेस से अपने बीवी और अपने बच्चे के नाम करी, जिसमें कोई बुराई नहीं होती। आज हमारे यहाँ पे बुढ़ापे तक लोग ये सब काम नहीं करते, लेकिन मेरे को ये लगता है कि आपने मेहनत करके जो भी बनाया, कमाया है, वो कल को अगर आपके बच्चों को इस्तेमाल करने में दिक्कत आए या उन्हें ना मिले, तो उस किस काम का? तो वो सारी चीज़ें मैंने उनको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग और कैपेबल पहले ही बना दिया था कि अगर भगवान ना करे, गॉड फॉरबिड, कुछ ऐसी मिसहैपनिंग होती है तो वो अपना जीवन अच्छे से चला सकें। तो इस तरह की प्लानिंग अगर हमने पढ़ाई लिखाई करी है, सब कुछ करा है, तो ये ज़रूरी है, ये मैं सब लोगों को सलाह देना चाहूँगा कि ये ऐसे ज़रूर करना चाहिए। हालाँकि हमारे देश में बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ, 90-95% सक्सेस रेट है ऑर्गन ट्रांसप्लांट का। बहुत बड़ी बात है। 100 में से 95 को लीवर ट्रांसप्लांट में, तो मुझे लगता है 97-98% होगा। तो अगर 100 लोग जा रहे हैं और 97-98% ठीक होके अपना जीवन जी रहे हैं, तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। ये आपने बहुत बड़ी बात की हमारे देश के लिए, जहाँ लोग आज भी बाहर जा रहे हैं। हालाँकि पहले पहले ब्रेन ड्रेन होता था। कहते थे कि डॉक्टर्स जो हैं वो बाहर जा रहे हैं, लेकिन अब हम देख लें कि हमारे देश में इतनी फैसिलिटीज़ हैं कि डॉक्टर्स अब वापस आ रहे हैं आप और अच्छा सेटअप भी वो क्रिएट कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे इस समय लीडरशिप जो है बहुत स्ट्रांग है, हम ब्लेस्ड हैं, इस लीडरशिप में हैं हम। और इतना मेडिकल के ऊपर काम हो रहा है, इतनी रिसर्च हो रही है, अच्छे से अच्छे डॉक्टर हिंदुस्तान में उपलब्ध है। यू नेम अ डिजीज़, उसका बेस्ट टू बेस्ट डॉक्टर इस समय हिंदुस्तान में उपलब्ध है। मेरा तो एक्सपीरियंस ऐसा ही रहा है। तो इसका क्रेडिट हम देंगे हमारे जो जिनकी लीडरशिप है, हमारी सरकार जो ये माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को। देखो, सरकारें तो पहले भी काम करती हैं, अब आप देखेंगे कि एम्स, नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स कितने बढ़ते जा रहे हैं। इस लीडरशिप के आने से इन सब चीज़ों में बहुत ग्रोथ हुई है, मतलब में ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, हॉस्पिटल्स, ये सब चीज़ों में, और मेडिकल की सीट्स बढ़ रही हैं, जो नीड है। हाँ। जो नीड है। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि आपकी वाइफ ने आपको जो लीवर है उसका पीस डोनेट किया था, लेकिन क्या ये फाइनल डिसीजन था या इससे पहले आपने बहुत सारे डोनर्स को देखा था? मैंने किस तरह की डिफिकल्टीज आई थी? पहले हम लोग जो जब भी कोई इस तरह का डिजीज में ग्रसित हो जाता है या घिर जाता है आदमी, तो सबसे पहले यही कोशिश होती है कि भी कोई ऑर्गन मिल जाए। हमारे देश में ना ऑर्गन डोनेशन बहुत कम है। मैं लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ, लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ इस एपिसोड के माध्यम से कि ऑर्गन डोनेशन को कुछ इम्पोर्टेंस दें। लोग, मैक्सिमम लोगों को, भगवान ना करे किसी के साथ ये अनहोनी हो, लेकिन ये प्रकृति है, नेचर है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है इस संसार में। तो मैं ये एक लोगों को प्रेरणा देना चाहूँगा कि किसी के घर में भी भगवान नहीं करे कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, ब्रेन डेड हो जाता है कोई, तो उनकी ऑर्गन्स को डोनेट करने के लिए ज़रूर प्लेज करें, क्योंकि वो 7 जीवन, 5 जीवन और दे सकता है। और ये शरीर तो मिट्टी हो जाना है, इस कभी किसी काम का नहीं होता, आत्मा तो अपने जी। स्थान से चली गई है। तो ऑर्गन डोनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और गवर्नमेंट इस पे बहुत एफर्ट कर रही है, और हमें भी, सोसाइटीज़ को, ग्रुप्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को, है देन इंडिविजुअल भी, मैं तो हर आदमी को प्रेरित करता हूँ अपने ऑर्गन्स प्लेज करे। भगवान सबके साथ सुख रखे, लेकिन ब्रेन
हेमरेज रियलिस्टिक अप्रोच रखनी चाहिए। रहनी चाहिए। और होते ही हैं आपका, एक्सीडेंट्स भी होते ही हैं, ब्रेन स्ट्रोक्स भी होते हैं, ब्रेन हेमरेजेस भी हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ब्रेन डेड पेशेंट को ज़रूर अपने ऑर्गन डोनेट करने चाहिए, उनकी फैमिली को इस चीज़ के लिए मोटिवेट होना चाहिए। प्लेज देना चाहिए यही पर। अच्छा, एक बार आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको जब लीवर सिरोसिस हुआ था और जब आपकी सर्जरी हुई थी, तो कितना उसके बीच में टाइम रहा? देखो, जब मेरे को सिम्पटम्स आने शुरू हुए थे 7-8 साल मैंने ये हार्श जर्नी निकाली। इसको एग्जैक्ट डायग्नोस कहूँ मैं, उसके बाद तो 6.5-7 साल निकले। उससे पहले 1 डेढ़ साल से वो सिम्टम्स आ रहे थे जो मैं इग्नोर करता जा रहा था। लगभग 8 साल की डिफ़िकल्ट जर्नी रही जिसमें बहुत परेशानियाँ, कष्ट। सबसे बड़ी मैं छोटी सी एग्जांपल और देना चाहूँगा, डायबिटीज़ बहुत कॉमन चीज़ है, मेरे को भी डायबिटीज़ बहुत यंग एज में हो गई। तो उसमें डायबिटीज़ में आपको मालूम होगा कि शुगर के लिए बोल देते हैं कि शुगर नहीं खानी है, इसे छोड़ना है। जब लिवर सिरोसिस हो जाता है तो आदमी को नमक छोड़ना पड़ता है। नमस्ते। नमक, हाँ, बहुत लिमिटेशन, जो 1.5 ग्राम सॉल्ट इन होल्ड है, जो ना के बराबर ही नमक है वो, मतलब फीका खाना खाना पड़ता है। और मैं आज लोग दर्शकों को ये बताना चाहूँगा, शुगर छोड़ना नमक छोड़ने के कंपैरिजन में 1% भी कष्ट का काम नहीं है। मतलब चीनी हमारे लोग अभी हेल्थ वेट की मैनेजमेंट के लिए या अपने हेल्थ रीजन से शुगर बहुत इजीली छोड़ देते हैं। नमक छोड़ना एक पहाड़ है। आप ये समझ लें, आप ज़िंदगी आपकी वो है, एक रसगुल्ला तो आप खा रहे हैं लेकिन वो फीका है। बिना मीठे का रसगुल्ला खा, वैसा जीवन हो जाता है, नमक के बगैर भोजन खाना मुश्किल हो जाता है। जब भोजन का समय आता है तो आपको परेशानी होने लग जाती है कि कैसे मैं फीका भोजन अपने शरीर के अंदर ले जाऊँगा, लेकिन ले जाना ज़रूरी है क्योंकि न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो वो बहुत ही टफ टाइम था। और मेरी सर्जरी के बाद जब मुझे 2 दिन तो होश ही नहीं होता है, 2 दिन बाद आदमी को होश आता है इसमें। तो जब दूसरे दिन होश आया, जब मुझे पहली मील जब 2 दिन के बाद शायद मिली होगी, तो जब मैंने नमक खाया तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे को तो पता नहीं ज़िंदगी में क्या मिल गया। मतलब इतना टफ समय था। कई बार लगता है भी जब तो नमक, हालाँकि नमक की रिस्ट्रिक्शन, सोडियम बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए तो बैलेंस। बैलेंस्ड वे में, लेकिन नमक जो है ना बहुत टेस्ट के लिए आदमी का खाना दूभर हो जाता है भैया। तो इसी वजह से कहते हैं कि मानसिक रूप से बहुत स्ट्रांग रहना बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा, और अगर मैं मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग रहा अपने परिवार, अपने मित्रों की वजह से, इमीडिएट फैमिली की वजह से, तभी मैं इस जर्नी को कंप्लीट कर पाया। अदरवाइज आधे लोग तो इसीलिए हार मान जाते हैं कि वो खुद से, मेरे परिवार में ऐसी एग्जांपल्स हैं, मेरे कजन्स के साथ ऐसी मिसहैपनिंग हुई, वो प्रिपेयर ही नहीं हो पाया ट्रांसप्लांट के लिए, उसके साथ BHSC किडनी का कुछ इशू था, तो वो लास्ट मोमेंट तक अवॉइड ही करता रहा, वो हम्म, जीवन को छोड़ना, मतलब गवा दिया उसमें। मुझे बहुत दुख लगता है, मैं उसे मोटिवेट ना कर पाया। लेकिन मैं ये मानना चाहूँगा, स्ट्रॉन्ग रहता है तो आदमी निकल, जंग जो वही जीतता है जिसका दिमाग से जीती जाती है। बिल्कुल। आधी जंग तो आप दिमाग से जीत लेते हैं। तभी कहते हैं ना कि मैंने तभी वो कोट जो है ना हमेशा मेरे ज़हन में रहता है कि मन की हारे हार, मन बेची बेची। ये तो बहुत 100% एप्लीकेबल है। अब आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब आपकी सर्जरी थी, तो वो सर्जरी कितनी ड्यूरेशन की थी? और आपकी वाइफ की सेम डे सर्जरी हुई, किस तरह से मैनेज किया गया? क्या एक ही हॉस्पिटल में, एक ही फ्लोर में ये सब हुआ? जैसा कि आपने सर्जरी के बारे में पूछा, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो ये सर्जरी होती है इसमें जो डोनर की सर्जरी है, डोनर की सर्जरी जो है बहुत लंबा प्रोसीजर है, 8 से 9 घंटे डोनर की सर्जरी होती है। और जो रिसिपिएंट यानी कि जो पेशेंट होता है, उसकी सर्जरी जो है 14 घंटे के करीब होती है। तो सर्जरी वाले दिन, उससे एक रात पहले हम एक ही रूम में थे दोनों, और मेरी छोटी सिस्टर हमारे साथ रुकी हुई थी, तो रात भर वो हमें मोटिवेट करती रही, प्रिपेयर करती रही। कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में डर था कि दोनों हस्बैंड वाइफ हम इतनी बड़ी सर्जरी के लिए जा रहे हैं, तो पीछे से बेटी भी अकेली है। लेकिन सिस्टर ने काफ़ी मोटिवेशन दिया। फिर सुबह जब हम सर्जरी के लिए प्रिपेयर हो गए और हमें लेके जाना था, तो हालांकि घर से मेरी बड़ी बहन है रंजू, मेरी सिस्टर इन लॉ है अंजू, और भी मेरे कज़न ब्रदर वगैरह और मेरे मित्र सुनील जी थे, और सिस्टर तो रात भर से वहीं थी। डॉटर बहुत इमोशनल हो रही थी। तो जैसे ही मेरी वाइफ को वो ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करने के लिए लेके जाने लगे, तो डॉटर बहुत इमोशनल हो गई, उसके गले लग के रोने लगी। और सिस्टर मैं देख रहा था पीछे, मेरे पीछे सर की तरफ खड़े होकर रो रही थी। तो मैंने अपने आप को संभाला। फिर मैंने अपने मित्र को, जो सुनील जी मेरे बड़े भाई की तरह हैं, उनको बोला कि एक बार मेरी डॉटर और सिस्टर को दूसरी तरफ ले जाए, क्योंकि अभी कुछ देर में मुझे लेके जाएंगे सर्जरी के लिए।
तो मैं नहीं उस समय इमोशनल वो सेटबैक नहीं झेल पाऊँगा। फिर उन्होंने किसी तरीके से मैनेज किया, सिस्टर और डॉटर को वो दूसरी तरफ ले गए बातों में लगाकर, और फिर 15-20 मिनट बाद मुझे ऑपरेशन थिएटर की तरफ शिफ्ट किया गया। तो ऑपरेशन थिएटर के बाद, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि प्री ऑपरेटिव एक रूम होता है जहाँ पे ऑपरेशन की जब तैयारी चल रही होती है तो पेशेंट्स को रखा जाता है। तो हमारा आमने सामने ही बेड था वाइफ का और मेरा। हम बात तो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन मन में दोनों के यही चल रहा था, क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा, ठीक से होगा सब कुछ। बहुत बड़ी सर्जरी है और बेटी का बार बार ख्याल आ रहा था कि हम दोनों की एब्सेंस में उसके साथ कैसा रहेगा। 14 घंटे की सर्जरी मैं आपको बताना चाहूँगा मैडम कि बहुत लंबी सर्जरी कहने को। जब कोई घर का इंसान ऑपरेशन थिएटर के अंदर होता है तो पल पल बिताना बहुत मुश्किल होता है। बाहर मेरी डॉटर, मेरी सिस्टर, मेरी बड़ी सिस्टर एक हैं रंजू जी, वो सब लोग थे। मेरे मित्र श्री मुकेश गोयल, वो सब खाना लेके आए हुए थे सब लोगों के लिए, वो भी वहाँ थे। मेरे मित्र पुनीत जी वहाँ थे। ये दिन भर रहे। मेरी सिस्टर ने तो बल्कि फास्ट रखा हुआ था कि जब तक मैं भैया को देख नहीं लूँगी रात को, जब तक वो बाहर नहीं आ जाएंगे, मैं नहीं कुछ खाना पीना खाऊंगी। तो फिर लगभग रात को 8:30-9 बजे के करीब हमें ऑपरेशन थिएटर से, वाइफ को तो पहले ही ले आए थे, और जब मुझे लाया गया तब उनके सांस में सांस आई। तो मुझे तो नहीं मालूम क्योंकि मेरे को तो 2 दिन बाद होश आया था जैसा कि बताया। तो फिर सिस्टर, डॉटर, बड़ी बहन और रंजू, और ये सब लोग उस समय ऑपरेशन थिएटर के बाहर थे। जैसा कि प्रोटोकॉल होता है कि पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर के बाहर निकालने पर फैमिली मेम्बर्स को दिखाया जाता है। तो मुझे बाद में सब ने बताया कि ये सब लोग बहुत इमोशनल हो गए थे मुझे देख के। तो इस तरह से ये ऑपरेशन थिएटर 14 घंटे का ऑपरेशन होता है, ये जो जर्नी है सर्जरी वाले दिन की। हाँ, एक चीज़ मैं और बताऊंगा कि डॉक्टर्स को और ये मैनेजमेंट को भी मालूम होता है कि इतनी लंबी सर्जरी में जो बाहर लोग बैठे हैं वो इम्पेशेंट हो रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे। तो वो बीच बीच में फ़ोन कॉल करके सर्जरी की अपडेट देते रहते हैं कि अब ये चल रहा है, अभी आपका पेशेंट ठीक है। जैसे डोनर का ऑपरेशन हो गया है, डोनर का इंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो तो फिट तरीके से जाता है और बीमार होके वापस आता है, तो साइकोलॉजिकली उसका माइंडसेट भी होता है। तो फिर सूचित किया जाता है कि अब डोनर का ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है, अब रिसिपिएंट का ऑपरेशन, अब ग्राफ्ट यानी कि लीवर लगा दिया गया है, अब स्किन बंद की जा रही है। इस तरह से अपडेट्स वो देते रहते हैं। तो कठिन प्रोसीजर है फैमिली के लिए, क्योंकि पेशेंट तो बेहोशी में, मेरे को तो मालूम ही नहीं मेरे साथ क्या हो रहा था, लेकिन पेशेंट्स के अटेंडेंट का बहुत उस समय मनोबल ऊंचा रहना बहुत ज़रूरी है। जो कि बाहर मेरे मित्र, मेरी डॉटर, मेरी सिस्टर, इन सब ने झेला, जिनके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा इसमें, बहुत डोनर की का कितना इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे मैं बहुत बीमार था जब मैं सर्जरी के लिए गया, तो जब मुझे ऑर्गन लगा तो मैं भी ठीक हुआ, मेरी स्थिति इम्प्रूव हुई। और डोनर तो एक ऐसी स्थिति होती है, डोनर तो फिट है, वो नॉर्मल चल के जा रहा है और बीमार होके आ रहा है। तो मतलब उस वो ठीक स्टेज में गया डोनर, और फिर उसकी सर्जरी हुई और फिर वापस आया। पोस्ट सर्जरी देखो महीना 15 दिन परेशानियां कष्ट छोटे मोटे तो रहते ही हैं। तो उसके लिए प्रिपेयर होना, एक डोनर का बहुत माइंडसेट स्ट्रांग होना। तो उसके लिए इसे आपका एज ए रेसिपिएंट और आपकी वाइफ का ऐसे डोनर इस तरह की कोई काउंसलिंग दी गई, कोई कोप अप स्ट्रेटजीज? हम पहले जब हम लोग ट्रांसप्लांट की जर्नी, कुछ समय लगता है उसमें, टेस्ट के लिए जाना पड़ता है बार बार, हॉस्पिटल की विजिट्स होती हैं, कभी कोई टेस्ट कभी कोई। फिर जो टेस्ट आते हैं उनकी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कुछ वो टेस्ट की रिक्वायरमेंट निकल के आ जाती है। दोनों के टेस्ट हुए तो उस समय जो वहाँ पे डॉक्टर्स उपलब्ध रहते थे और काउंसलर, उन्होंने सारा हमें पूरा प्रोसेस बताया। जैसे ब्लड की 30-35 यूनिट अरेंज करने पड़ते हैं ब्लड के, वो सब मित्रों ने, मैं एक बार भी नहीं गया किसी के साथ ब्लड डोनेट कराने, मैंने तो चंद फ़ोन किए। और जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट होने गया तो मुझे पता लगा कि मेरी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा यूनिट मेरे नाम से डोनेट हुए हुए हैं। तो ये प्रभु की बहुत कृपा रही। इमोशनल बैकग्राउंड रहा इस तरह से बहुत सारे सहयोग है। मेरे कुछ मित्र ऐसे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो वो पैसे रख गए मेरे घर पे, मेरे पीछे थे कि ज़रूरत पड़े। मैंने बोला सब कुछ है, बोले नहीं, रखे होने चाहिए, एक्स्ट्रा होने चाहिए। तो ऐसा इस संसार में बहुत अच्छे लोग हैं, मैं तो यही बोलूँगा, इस संसार में 95 से 98% लोग अच्छे हैं। तभी ना आधी पाई का तभी जीत लेते जब सोसाइटी आपके साथ हो। सोसाइटी आपके साथ, परिवार, समाज, मैं तो सबका ऋणी हूँ, सबका बहुत सहयोग रहा इसमें। जी।
सर्जरी की जो है इसमें डोनर की जो सर्जरी होती है अप्रॉक्सीमेटली 7-8 घंटे की होती है। 8 घंटे का उसके मान के चलें, और रेसिपिएंट की सर्जरी जो है 12 से 14 घंटे की होती है। ओके। उस समय बाहर जो आपके परिवार के सदस्य जैसे मेरे मित्र, मेरी सिस्टर, मेरी बेटी, मेरे परिवार के और सदस्य, बड़ी सिस्टर हैं एक रंजू, वो सिस्टर इला, बहुत सारे मित्र लोग हैं। मेरे एक मित्र सबका खाना लेके आए हुए थे, सब उन्होंने बहुत पीछ ये भी बहुत मैनेज, बहुत सारी सहयोग की ज़रूरत होती है इन सब चीज़ों में। तो वो सब लोगों की धक-धक, दिल की धड़कनें ऊपर-नीचे हो रही थी। 12 घंटे समय व्यतीत करना आपके घर का कोई मेंबर ऑपरेशन थिएटर में है। और समायरा के लिए, आपकी बेटी के लिए कितना बहुत थी उसकी बहुत और मम्मी पापा दोनों ही जीरो। मतलब अब मैं यही, मेरे को सबसे बड़ा ट्रॉमा यही था कि मेरे को कोई डोनर ऐसा मिल जाए जो कि मेरी वाइफ की सर्जरी ना हो, क्योंकि मैं चाह रहा था कि एक पेरेंट तो बेटी के लिए। बेटी के पास रहे। बहुत उसने बहुत हिम्मत दिखाई उस समय। उसी समय उसकी वो इवॉल्व होना जिसको बोलते हैं, वो बहुत इंट्रोवर्ट थी पहले उससे। फिर बाद में जब सब ठीक हो गया तो मेरे मित्रों ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे परिवार ने बताया, क्योंकि हम, मेरे और मेरी वाइफ का फ़ोन उसी के पास था, तो सब फ़ोन उसी के पास आ रहे थे, तो सब ने बोला कि समायरा जो कि बोलती नहीं थी, सब कुछ बहुत अच्छे से उसने हैंडल किया। तो इस तरह से मेरी सिस्टर, जो मैं जो डॉक्टर मोनिका की बात कर रहा हूँ, उसका बहुत सपोर्ट रहा। पीछे सब मेडिकल चीज़ें, डॉक्टर से डे टू डे बात करनी, क्या चल रहा है, डे सुबह से शाम रिपोर्ट्स चेक करनी, उसका बहुत सहयोग रहा। तो मेरी ये जर्नी इजीली निकल पाई। तो भाई, अच्छा, जैसे आपकी सर्जरी हुई तो हॉस्पिटल में कितना टाइम रहे थे? मैं लगभग 18 दिन हॉस्पिटल में रहा। वाइफ जो है एज ए डोनर 8 दिन के करीब रही। जिस दिन वाइफ की हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होना था, डॉक्टर गुप्ता ने आके बोला कि आज हम आपको घर भेज रहे हैं, तो उस समय डोनर को मिलने की ज़्यादा होती है आईसीयू में रिसिपिएंट को, तो वो मेरे को मिलने आई व्हील चेयर पे। तो मैं उसको कह रहे कि तुम फटाफट घर जाओ, तुम फटाफट घर जाओ। तो मेरी पत्नी मुझे बोलने लगी कि मैं आपसे मिलने आई हूँ, आप मुझे भगा रहे हो। क्योंकि मेरा माइंडसेट उस समय ये था कि एक पेरेंट जो है मेरी बेटी के पास पहुंच जाए, दोनों में से। तो मैं जब बेड पे पड़ा हुआ यही सोचता रहता था कि हमारे दोनों में से एक घर पहुंच जाएगा तो मैं आधा रिलीव हो जाऊँ। हाँ। और ऐसे में ये भी होता है कि बॉडी जो है वो इम्यून जो है उसका सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता, तो ज्यादा लोग ना आए, कई बार ये होता है इन्फेक्शन। बहुत स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स होते हैं, मिलने नहीं दिया जाता असेंबली के मेंबर्स को मिलवाने के लिए, जैसे तो एक पूरी उनकी स्क्रूटनी के बाद उनको परमिशन मिलती है, कुछ समय वो भी दूर से जी। मिलते हैं या स्क्रीन पे देखते हैं। तो माई सिस्टर बीइंग डॉटर, वो डॉक्टर, तो वो मेरी डॉटर के साथ वो आ जाया करती थी दूर से कभी कभी। और डॉटर और मेरी सिस्टर रूम में विजिट करी, और एक मेरे मित्र, एक दिन मैं बहुत घबरा गया था, तो मुझसे मतलब बहुत बेचैनी और परेशानी हो रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ ठीक नहीं अंदर से फील कर रहा हूँ। तो फिर डॉक्टर गुप्ता ने परमिशन दी कि एक फैमिली मेम्बर साथ में, फिर उनको पूरा सैनिटाइज करके, मेरे मित्र और मेरी कज़न सिस्टर हैं, वो सारा दिन वो उन्होंने मेरे साथ बिताया। बहुत मतलब डिफ़िकल्ट जर्नी मैं ये बोलूँगा कि है, लेकिन उसका रिज़ल्ट जिसको बोलते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, आपको एक कर लेता है। बेहतरीन रिज़ल्ट है, मतलब बहुत। तो लिवर ट्रांसप्लांट के बाद क्या अभी भी आप कोई मेडिकल चेकअप कराते हैं, फॉलोअप ट्रीटमेंट है, किस तरह का प्रोसीजर आप फॉलो कर रही है? एक लीवर ट्रांसप्लांट के बाद रेगुलर फॉलोअप्स की ज़रूरत होती है, रेगुलर मेडिसिन्स आपको होल लाइफ खानी है, क्योंकि हमारे को एक इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन्स होती हैं जो हमारी इम्यूनिटी को सप्रेस करके रखती हैं, ताकि बाहर से आए हुए अंग को हमारी एंटीबॉडीज़ ना ख़राब करें। तो वो मेडिसिन्स होल लाइफ खानी होती हैं। शुरू में ज़्यादा होती हैं, धीरे-धीरे कम होती हैं। शुरू में टेस्ट्स की ड्यूरेशन भी शॉर्ट होती है, 15 दिन में, महीने में टेस्ट करा जाते हैं, फिर वो 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने बढ़ते जाते हैं। तो ऑलमोस्ट नॉर्मल लाइफ जिसको मैं बोलूँगा, मैं जीता हूँ। हालाँकि थोड़ा-सी प्रिकॉशंस, इन्फेक्शन से अपने आप को बचा के रखना, समय पर दवाइयाँ खाना, दवाइयों के लिए फास्टिंग की ज़रूरत होती है वो करना, और फ़ॉलो अप टाइमली टेस्ट कराने, और ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और इसमें जब आपको एक जीवन मिल गया, ये तो बहुत छोटी-सी चीज़ है। अगर आप, और मेरे ख़्याल में दवा खा के भी अगर आप ज़िंदा हैं, तो बीइंग अलाइव इज़ एन ओकेजन। जी। तो और मैं तो इस अपने सेलिब्रेट करना चाहिए। ब्लैक कोसी, मैं तो इस दूसरे जीवन में हर वो चीज़, हर अपने पैशन को फॉलो कर रहा हूँ, हर वो काम कर रहा हूँ जो मैं अपने पहले जीवन में नहीं कर पाया। यानी आप सेकंड इनिंग्स को एंजॉय कर रहे हैं। मैं सेकंड इनिंग्स को अपने पूरे पैशंस जो मेरे कुछ हैं शौक, वो सब पूरे कर रहा हूँ। और आप मानेंगे मैं व्यापार पहले ही कर रहा था, ठीक प्रभु की कृपा थी, अच्छा व्यापार चल रहा था। और पोस्ट ट्रांसप्लांट में अपने व्यापार को मैनी फोल्ड्स में इंक्रीज कर पाया, मैंने एक्सपेंड किया।
जो लोग मेरे से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ये बहुत शुक्र है प्रभु का कि हम अपने व्यापार को बढ़ा पाए, शरीर फिट हुआ तो ही मैं ये सब कर रहा हूँ। तो आपकी वाइफ जैसे कि कहा वो तो बिल्कुल फिट थी और जब सर्जरी के बाद उनकी बॉडी में क्या कॉम्प्लिकेशंस आए? इनिशियली देखें, ऑल्दो ऑर्गन पूरा डेवलप हो जाता है दोबारा से, महीने भर का एक जो है ये प्रोसेस है, महीने 1.5 महीने में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन इनिशियल 15-20 दिन जो उसके लिए भी बड़े कष्टदायी थे, क्योंकि बहुत बड़ी सर्जरी है तो पेन स्कार आता है इतना बड़ा। तो फीमेल्स को तो बहुत इन सब चीज़ों का आता है, लेकिन उसने सेक्रीफाइस किया और इनिशियल 15-20 दिन वो भी बेड रिडन रही, घर के भी आराम करा 1 महीना। मेरे परिवार ने बहुत सहयोग किया। मेरी छोटी सिस्टर, मेरी एक कज़न सिस्टर हैं, उन्होंने बहुत सहयोग किया। मेरी बहन, वाइफ़ की बहन है, उन्होंने भी सहयोग किया। तो वो समय हमारा कट गया और वो महीने भर में वो तंदुरुस्त हो गई थी। ओके, आज वो भी अपनी लाइफ में हाँ, वो है ना, पूरी ड्यूटीज़ बच्चे को लेके, घर का, परिवार को, इस कंपनी में भी सहयोग करती हैं वो जो मैं चला रहा हूँ, अभी सहयोग, डे टू डे सहयोग करती हैं। थैंक यू समीर जी कि आपने हमसे अपनी इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी शेयर की। कैसे आप लिवर रेसिपिएंट से एक वॉरियर बने और वॉरियर से एक सर्वाइवर बने। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। मेरा एक और मकसद भी था यहाँ आने का, जब आपने ये मेरे को इनिशिएट किया कि भाई मैं इस पे एपिसोड बनाना चाह रही हूँ, तो उसमें मेरा अपना भी इंटरेस्ट था। क्योंकि जब मैं ट्रांसप्लांट के लिए प्लान कर रहा था ना, तो मैं विभिन्न पेशेंट्स को ढूंढ रहा था कि किससे पूछूं, क्या हुआ उसके साथ, कैसा रहा, क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या दिखते हैं, कि ये इस तरह से ये जर्नी होती है और ये हो सकता है मेरा एक्सपीरियंस लोगों को मोटिवेट करने के काम आए। मैं यही सबसे आप लोगों से अनुरोध करूँगा, कोई भी इस डिजीज़ से पीड़ित है तो इसे डिले ना करें। जितनी जल्दी आप ये डिसीजन लेंगे उतनी जल्दी एक अच्छा जीवन जी पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू समीर जी, आपने हमें बहुत ही एक कहते हैं कि कितनी सारी जो भ्रांतियाँ होती हैं ऑर्गन डोनेशन को लेकर उसे दूर किया है और आपकी जो इंस्पायरिंग स्टोरी है वो कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी के लिए एक मार्गदर्शन का काम करेगी। दोस्तों, मैं आज प्रियंका वर्मा बस आपसे यही कहना चाहती हूँ कि ये एपिसोड सिर्फ ऑर्गन डोनेशन एक मेडिकल प्रोसीजर का नहीं है, ये होप, हिम्मत और ह्यूमन स्पिरिट का है। समीर जी जैसे सर्वाइवर्स हमें ये बताते हैं कि अगर आपके पास फैमिली का सपोर्ट हो, डॉक्टर्स की एक्सपर्टीज हो और आपको अपने हेल्थ केयर सिस्टम पर भरोसा हो, तो उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जिंदगी नया मौका दे ही देती है। वेल दोस्तों, मैं आज ये प्रियंका वर्मा आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ये एपिसोड सिर्फ ऑर्गन डोनेशन एक मेडिकल प्रोसीजर का नहीं है, ये हिम्मत, होप और ह्यूमन स्पिरिट का है। समीर जी जैसे सर्वाइवर्स हमें ये बताते हैं, अगर फैमिली का सपोर्ट हो, डॉक्टर्स की एक्सपर्टीज हो और आपको अपने हेल्थ केयर सिस्टम पर, अपने देश की हेल्थ केयर सिस्टम पर भरोसा हो, तो आपको जिंदगी एक नया चांस दे ही देती है। उम्मीद का दामन थामे रखिए। अगर आप या आपके आसपास कोई भी ट्रांसप्लांट जर्नी से गुजर रहा हो, तो आपसे निवेदन है, सेंसिटिव माहौल बना के रखिए, प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट, आपका प्यार उन्हें कहीं न कहीं हिम्मत देगा। और बस एक छोटी सी अपील है आप सभी से कि आप ऑर्गन डोनेशन के लिए अवेयरनेस क्रिएट करते रहिए, रजिस्टर्ड डोनर बनिए और आपका ये जो फैसला है, ये जो डिसीजन है, ये कहीं ना कहीं एक नई जिंदगी की शुरुआत देगा। दिल की धुन पे कुछ यूं बनी कहानी, दिल की धुन पे कुछ यूं बनी कहानी, ऑर्गन डोनेशन से रची है सांसों की सरगम। गिव लाइफ, स्पार्क होप, चेंज द वर्ल्ड। नमस्कार।